हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर का पोर्शन, हमारा जो पहला पोर्शन है पदबंध, उसके बारे में जानेंगे। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध पढ़ने से पहले हमें शब्द क्या होता है वो जानना पड़ेगा। शब्द किसे कहते हैं? तो एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण राम, स्कूल, बुद्धिमान। अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द आपको पता ही होगा कि जिसका कोई अर्थ हमें मालूम होता है। जैसे राम शब्द हम अगर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये किसी लड़के का नाम है या राजा राम का नाम है। ये दूसरा शब्द है स्कूल, तो स्कूल से हमें पता चलता है कि ये विद्यालय है। और बुद्धिमान, इससे भी हमें इस शब्द से पता चलता है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई लड़की बुद्धिमान है या कोई लड़का बुद्धिमान है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण में दिए ये सारे सार्थक शब्द हैं। लेकिन निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय, तो चाय सार्थक शब्द हो गया, वाय निरर्थक शब्द हो गया। तो शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द के और भेद है, जैसे अविकारी, विकारी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो पार्ट है इसके, अविकारी और विकारी। तो अविकारी में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब ये हो गए शब्द। अब पद के बारे में पहले हम जानेंगे, पद क्या होता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। उदाहरण लड़का, ये एक मैंने यहाँ पर शब्द दिया है। तो लड़का शब्द लेकर मैंने उसके 4 वाक्य बनाए हैं। जैसे लड़का रो रहा है, लड़के ने अध्यापक से शिकायत की, अध्यापक ने लड़कों को डांटा, अध्यापक ने कहा लड़कों शोर न करो। तो एक शब्द मैंने यहाँ पर लिया था जो सार्थक शब्द है लड़का, उसको लेकर मैंने यहाँ पे 4 वाक्य बनाए हैं। इसका मतलब आगे देखते हैं। इन वाक्यों में लड़का शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर विभिन्न रूप बदल रहा है, अतः ये चारों पद है। इसका मतलब लड़का शब्द तो एक है, लेकिन उसका जब वाक्य बनता है तो उस लड़का शब्द के अलग अलग रूप यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे लड़का रो रहा है तो लड़के ने अध्यापक से शिकायत की, तो लड़का, लड़के। अध्यापक ने लड़कों को डांटा, यहाँ पर हो गया शब्द लड़कों। अध्यापक ने कहा लड़कों शोर न करो, तो लड़का, लड़के और लड़कों। तो एक शब्द से अनेक वाक्य यहाँ पर बने हैं, तो इन्हीं वाक्यों को हम पद कहते हैं। इन्हीं वाक्यों को पद कहा जाता है। तो एक बार फिर से उसकी व्याख्या देखिए। कोई सार्थक शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं पदबंध। अब पदबंध क्या है इसकी पहले व्याख्या देखेंगे। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें पदबंध कहा जाता है। जैसे उदाहरण, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। वह सबसे तेज दौड़ता है। तो ये हो गए पदबंध। एक नोट देखिए यहाँ पे, इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक होती है। अब पदबंध में कौन सी बातें आवश्यक है वो हम जानेंगे। एक, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। जैसे पद में एक वाक्य होता है, वैसे ही पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, इसलिए उसके लिए ही उसका नाम पदबंध कहा गया है। पद का मतलब होता है वाक्य, बंध मीन्स बांधना, अनेक वाक्यों को एक जगह पर बांधना, इसका मतलब होता है पदबंध।
तो पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, यह पूरा वाक्य नहीं होता, किसी वाक्य का अंश होता है। चौथा, इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। पांचवा, यह पूरे वाक्य नहीं होते पर निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक होते हैं। तो पदबंध में हमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये पूरा वाक्य नहीं होता, ये पूरे वाक्य का कुछ अंश होता है, कुछ हिस्सा होता है, जिन्हें पदबंध कहा जाता है। तो पदबंध के और 5 भेद यहाँ पे आपको दिखाई दिए होंगे कि पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा अव्यय पदबंध। तो ये पदबंध के भेद यहाँ पे है। तो इसमें से हम जो पहला पदबंध है संज्ञा पदबंध वो देखेंगे कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। तो संज्ञा पदबंध में सबसे पहले हम संज्ञा की व्याख्या पता करेंगे। आपको पता ही होगा सभी को कि संज्ञा की व्याख्या क्या है, कि जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। अब पदबंध क्या होता है? संज्ञा पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। व्याख्या फिर से देखिए संज्ञा पदबंध की। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण, सूरज कल रमेश के घर आएगा। दूसरा, मीरा की सबसे छोटी बहन गीता कल जाएगी। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 वाक्य दिख रहे होंगे। तो 4 वाक्यों में देखिए कि यहाँ पे पदबंध जो है, संज्ञा पदबंध हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको यहाँ पे वाक्य दिख रहे होंगे। पहला वाक्य, सूरज कल रमेश के घर आएगा। इसका मतलब पहला जो शब्द है वो संज्ञा है, आखिरी जो शब्द है वो भी संज्ञा है। मीरा की सबसे छोटी बहन गीता कल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीरा संज्ञा है और गीता संज्ञा है। तो पहला शब्द संज्ञा आ रहा है और आखिरी वाला जो शब्द है वो भी संज्ञा आ रहा है। तीसरा है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो रावण तक ही संज्ञा है, उसके बाद कोई आपको संज्ञा वहाँ पे नहीं दिख रही होगी। फोर्थ वाला देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। यहाँ पे आसमान पहला है जो शब्द है वो संज्ञा आ रहा है और लास्ट वाला शब्द है गुब्बारा, ये भी संज्ञा आ रहा है। तो आपने चारों वाक्यों में दिख रहा होगा आपको कि पहला शब्द और उस वाक्य का आखिरी शब्द इसका मतलब जहाँ पे संज्ञा आ रही हो वो शब्द हमें लेना है। तो पहला शब्द और जहाँ पे आखिरी शब्द संज्ञा आ रहा है वो शब्द संज्ञा ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नोट यहाँ पे मैंने दिया है, वो पढ़ते हैं पहले कि संज्ञा पद का अंतिम अथवा पहला शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसका मतलब सूरज ये संज्ञा पदबंध है। तो संज्ञा पदबंध में यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है, कौन सा पद हमें लेना है, कौन सा पद नहीं लेना है। इसका मतलब देखिए, सूरज कल रमेश के घर आएगा। तो यहाँ पे पहला शब्द है संज्ञा, सूरज कल रमेश के घर। तो मैंने घर तक अंडरलाइन किया, इसका मतलब ये घर तक पूरा संज्ञा पद कहलाएगा। मीरा की सबसे छोटी बहन गीता। अब यहाँ पे मीरा संज्ञा पद है, छोटी बहन गीता ये भी संज्ञा है। इसका मतलब मैंने वहाँ तक वो अंडरलाइन स्टॉप की। तीसरा है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम संज्ञा है और लास्ट वाला संज्ञा कौन सा है, रावण। तो यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ तक वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर लास्ट वाला है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो आसमान संज्ञा है और गुब्बारा भी संज्ञा है, तो मैंने वहाँ तक ही उसको अंडरलाइन किया। इसका मतलब कि पहला और अंतिम शब्द संज्ञा होना चाहिए। तो उस वाक्य से हम संज्ञा पदबंध ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया हुआ है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा पदबंध को रेखांकित कीजिए या संज्ञा पदबंध छांट कर लिखिए।
पहला है, लखनऊ जाने वाली गाड़ी चल दी है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। तोता उड़कर कौवे के पास बैठ गया। दिल्ली से आगरा जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए आपको जो संज्ञा पदबंध के, उसमें जो मेन है वो संज्ञा होती है और जो बाकी जो सेंटेंस में आए हुए शब्द है या वाक्य है वो उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। तो ये होमवर्क में जो मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं उस वाक्यों में से आपको संज्ञा पदबंध छाट कर लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको संज्ञा पदबंध और पदबंध की व्याख्या समझ में आई होगी। तो पदबंध का दूसरा प्रकार है सर्वनाम पदबंध, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और उस पर जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।